सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं एक नई कहानी लेकर के जिसका नाम है रजनी। और लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। एक कहानी ये भी। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मन्नू भंडारी की लिखी हुई कहानी जिसका नाम है रजनी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखेंगे, आप समझ जाएंगे इस कहानी को। चलिए शुरू करते हैं। जन्म हुआ था इनका 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। कहानी संग्रह इनका आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ उपन्यास है। ठीक है, एक इंच मुस्कान। तो पटकथाएं जो हैं रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण है। और ये हम जो कथा पढ़ने वाले हैं वो पटकथा ही है। ठीक है, उसी पटकथा में है एक पटकथा रजनी जो आज हम पढ़ेंगे। तो सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत हैं। मन्नू भंडारी एक छोटा सा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन छठा दशक में जो नया मोड़ आया उसमें मन्नू जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई। उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो। यहाँ आप मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा। रजत पट फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी हैं। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी जा रही है। एक कड़ी है। रजनी पिछली सदी के 90वें दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। ये वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में ये जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। प्रस्तुत अंश में व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। तो ये है हमारा पाठ जिसका नाम है रजनी। मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा है। एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है, बाईं दरवाज़ा खोलती है, रजनी का प्रवेश होता है। रजनी, लीला बहन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। चेहरे पर खुशी का भाव। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ। लीला हंसकर कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई, अमित को बहुत पसंद है ना। रजनी, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। लीला, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता तब हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। हा हा हा। तो रजनी, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है।
लीला, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है। अमित का प्रवेश। रोज़ की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए, लो लो देखो क्या हुआ है मेरे रिज़ल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिज़ल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिज़ल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपनी बाहों में भरकर, लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर। सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट लें सफाई वफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90, सबसे कम मैथ्स में ही। अमित गुस्से और दुख से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना। रो पड़ता है। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी लंबी चौड़ी फीस। बेटे अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है। पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो, फिर भी नंबर काट लो। रजनी की बाहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए। अमित रोएगा नहीं, समझे? मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना, बस कुछ देर रुक कर। तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? अमित नहीं, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे। हमको आते थे वो सारे सवाल। रजनी मैथ्स के सर कौन है? अमित मिस्टर पाठक। रजनी कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए थे। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर लिया। मुझसे भी तभी से कह रहे थे। लीला हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। रजनी उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। अमित हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर ये तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर लिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया, अब 6 पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़ते हैं। रजनी डांटते हुए, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। अमित आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। रजनी पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं? अमित हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी। तो ये तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है, और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से सिर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी गुड़कती है। रजनी चलो पियो शिकंजी। देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है शिकंजी ख़त्म करके। कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। अमित एकदम डर जाता है। कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए।
लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान ना करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा। उसके बाद रजनी कहती है, बात को बीच में ही काट कर गुस्से, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तेरी माँ को। अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटें। अमित झुंझला कर, बता दो दिया आंटी। आप रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठकर रो तुम माँ बेटे दोनों। दंदनाती निकल जाती है, दोनों के चेहरे पर एक असहाय स्वभाव है। लीला, अब ये रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी करे, ये जो सीन है वो ख़त्म हो जाता है, अब नया सीन आ जाता है। ठीक है, स्कूल के हेडमास्टर का कमरा है, बड़ी सी टेबल है, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड्स जमा हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें हैं, एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे के वातावरण तैयार किया गया। हेडमास्टर काम में व्यस्त है, चपरासी बड़े अदब से एक चिट्ठी लाकर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। हेडमास्टर, बुलाओ। रजनी का प्रवेश नमस्कार करती है। हेडमास्टर, बैठिए, कुछ देर रुक कर कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी, मैं 7वीं क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वे कुछ समझा ना। ईयरली एग्ज़ाम्स की, कल ही इसका रिजल्ट निकला है। हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्ज़ाम्स की कापियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। रजनी, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी क्या, या एक एक शब्द पर जोर देकर गलती एग्जामिनर की है। हेडमास्टर, सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए, आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कापियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्ज़ाम्स की कापियाँ ना दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। रजनी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता है, इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है, तैश आ ही जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। हेडमास्टर, आप बहस करके बेकार ही मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कह दिया कि इन कापियों को दिखाने का समय नहीं है और नियम भी नहीं है और मैं नियम तोड़ूंगा नहीं। रजनी व्यंग्य से, नियम यानी कि आप स्कूल बहुत नियम से चलाते हैं। हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन। रजनी, आई मीन व्हाट आई से। नियम का ज़रा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले, ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का। हेडमास्टर, देखिए ये टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है, वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं, इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। रजनी, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और आप हैं कि कापियाँ ना दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक लेते हैं। हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस रूम। जोर जोर से घंटी बजाने लगता, दौड़ता उस ऊपर से आता, मैम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का एक घिनौना रैकेट चला रखा है। व्यंग्य से, पर आप तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी, देखिएगा आप। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ जाता है, जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप ला कर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से से स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी का ही चिंदिया बिखेर रहा हो। दृश्य समाप्त हो जाता है और नया दृश्य आ जाता है। रजनी का फ्लैट है, शाम का समय, घंटी बजती है, रजनी आकर दरवाज़ा खोलती है, पति का प्रवेश होता है, उसके हाथ में ब्रीफ केस लेती है। पति, जूता खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या। रजनी, तुम्हें कैसे मालूम। पति, फ़ोन किया था, एक फ़ाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को बेचकर मंगवा लूँ, पर कोई घर में हो तब ना। पति के चेहरे पर खींच भरा गुस्सा पुता हुआ है। तुम फाइल भूल गई रजनी, तुम फाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, ये कौन सी बात हुई। पति ज़रा शांत होते हुए, अच्छा गई कहाँ थी। रजनी, एक स्कूल का नाम लेती है।
पति स्कूल का नाम दोहराता है। तुम क्या करने गई थी वहाँ? रजनी गदगद भाव से, पहले चाय ले आऊँ फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के साथ किचन में, गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई उससे बहुत पसंद है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में, नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगा कि रजनी सारी बात बता चुकी है। रजनी बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की। जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को। पति, अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी होगी? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना। रजनी एकदम भड़क जाती है। यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए। पति, ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। रजनी, देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। अभी गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी गुनाहगार से कम नहीं होता। और लीला बहन और कांति भाई और हज़ारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। नकल उतारते हुए, हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? गुस्से और हिकारत से माई फुट उठकर भीतर जाने लगती है और जाते जाते मुड़कर, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। भीतर चल जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से हाथा थामकर चढ़ा दिया सूली पर। दृश्य समाप्त। नया दृश्य आ जाता है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस के बाहरी कक्ष, कमरे के बाहर उसके नाम के पद की तख्ती लगी है। साथ ही मिलने के समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने के बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं। प्रतीक्षा। रजनी के चेहरे पर बेचैनी टप रही है, बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होते जा रहा है। रजनी, चपरासी, कितनी देर तक और बैठना होगा? चपरासी, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता ना साहब। रजनी अपने ही मन में गुनगुनाते हुए, ये तो लोगों से मिलने का समय है, ना जाने किस में बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, आपके नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपये का एक नोट रख कर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौट कर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव घूर कर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है। चपरासी, अरे अरे अरे, किधर किधर को जाता, अभी घंटी बजा क्या? रजनी, घंटी तो मिलने का समय ख़त्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाज़ा धकेल कर भीतर चली जाती। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनतीच नहीं। वहाँ बैठे 2-3-4 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर, निर्देशक कुर्सी की पीठ से टिका कर सिगरेट पी रहा है। रजनी को देखकर आश्चर्य से, आपको स्लिप बेचकर भीतर आना चाहिए ना। रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है, शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी रहेगी। निदेशक, क्या कह रही हैं आप? रजनी, तो क्या ये सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे ही काम से आई हूँ। निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य में से कौतूहल भाव उतरता है। निदेशक, कहिए। रजनी थोड़ा सोचते, देखिए मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के ऑफिस रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निदेशक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निदेशक, कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? रजनी, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निदेशक ज़रा गर्व से, जी हाँ देता है, बोर्ड का काम ही यही है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करें। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। रजनी, जब इतनी बड़ी ऐड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी तो रहता होगा स्कूलों पर। निदेशक, ऑफकोर्स बोर्ड के तहत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं। स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट कराता है। रजनी निदेशक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन का जो सिलसिला चला है, ट्यूशन्स क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हो, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निदेशक बड़े सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है, जब किसी बच्चा कमज़ोर होता है तब उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना लें ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं, ये कोई मजबूरी तो है नहीं। रजनी, बच्चा कमज़ोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार, उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोसता रहता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछता है। लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूरी नहीं लगता कि
और वह नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बाद उसे कुल 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। जैसे वेरी सैड। हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। रजनी, क्या खूब। आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को। चेहरा तमतमा जाता है। लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रजनी, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपकी बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। जैसे कैसी बात करती हैं आप? कितने इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। रजनी व्यंग्य से, ओह इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। निर्देशक थोड़े गुस्से के साथ, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हों जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं। रजनी, ठीक है तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूँगी। झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निर्देशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोटाज में कुछ दृश्य दिखाए जाएं। रजनी फ़ोन कर रही है, मेज़ पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। साथ में 1-2 महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही है, उन्हें समझा रही है। साथ में लीला बहन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। दृश्य समाप्त हो जाता है। नया दृश्य आ जाता है। किसी अखबार का दफ्तर, कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। संपादक, आपसे तो इससे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी तो नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी एकाएक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई इससे। आप सोचिए ज़रा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो आवेश के मारे जैसा बोला नहीं जा रहा है, कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसों का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में ये तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे संपादक हंसकर, बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ़, आपका सारा गुस्सा। रजनी, तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपना साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली। एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी गदगद होते हुए, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुँच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर हम तो मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। ज़रा सा रुक कर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक दी, हम सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई ना कुछ बात। दृश्य समाप्त। नया दृश्य आता है। मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर आ रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है। विरोध और विद्रोह का बुरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर आता है, हॉल भरा हुआ है। एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर उतरकर नीचे आती है। हाल में तीलियों की राहत। मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए हैं। कुछ भी अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने। कुछ रुक कर ये भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ज़रा रुक कर, जैसे वे घर के और किसी काम में ज़रा सी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठाका कैमरा उसके पति पर भी जाए, तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। रुक कर बड़ा अच्छा लगा कि जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन ना करें उनका गुजारा ही ना हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसा टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हाल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मसला। फिर कैमरा फिर रजनी पर। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखें कि वह ऐसा नियम बनाएं, एक एक शब्द पर जोर देते हुए, कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल छात्रों को ट्यूशन नहीं करेगा।
रुककर ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही ये भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हाल अप्रूव्ड की आवाज़ों तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता। दृश्य समाप्त होता है। नया दृश्य आता है। रजनी का फ्लैट। सवेरे का समय। कमरे में पति अखबार पढ़ रहा। पहला पृष्ठ पढ़ते ही रजनी की तस्वीर दिखाई दे। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है, अरे रजनी रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों को प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आधी अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव। देखिए पिक्चर। रजनी तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा कहते हैं सर, बन गया ये नियम। खुशी के हमारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ ना बिखेरी जा सके। पति मुग्ध भाव से उसे देखते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। रजनी इतराते हुए 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखेरने के बाद दोनों हंसते हैं। लीला बहन, कांति भाई और अमित का प्रवेश होता है। उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज खाओ। कांति भाई, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने लगता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है। ये बहुत सुंदर कहानी थी जो ट्यूशन के ऊपर आधारित है। शब्द हैं कुछ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाफ ईयरली, बेगुना, हिकारत उपेक्षा को कहते हैं। उर्दू शब्द है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निर्देशक को कहते हैं। रिकॉग्नाइजेशन, मान्य, रिसर्च प्रोजेक्ट, शोध परियोजना, कंडक्ट, संचालन, सुनती चनाई, सुनती ही नहीं, दखलंदाजी, हस्तक्षेप, पेरेंट, अभिभावक, इंपॉर्टेंट मैटर्स, बाकायदा, इश्यू, फोकस करना, अप्रूव्ड, मोन्टाज। दृश्य मीडिया, टेलीविज़न में जब अलग दृश्यों या छवियों को एक साथ इकट्ठा करके उसे नियोजित किया जाता है तो उसे मोन्टाज कहते हैं। तो इस तरह से ये पाठ था। कैसा लगा आपको पाठ? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी वाले पाठों को भी इसी तरह से सुनें और समझें। धन्यवाद आप सभी का।